तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन सभी नारों से आज़ादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 124वीं जयंती है और सरकार ने इन्हीं के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में हर साल मनाने के लिए घोषणा भी कर दी है। तो आखिर सरकार ने इसको पराक्रम दिवस क्यों कहा है, इसी को लेकर के आज हमारे साथ इंटरनेशनल गुर्जर महासभा के अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर मौजूद हैं। तो कर्नल साहब, क्या लगता है आपको कि सरकार ने इसको पराक्रम दिवस के रूप में आखिर क्यों घोषित किया है? जी, सबसे पहले तो मैं देशवासियों को आज इस पावन अवसर पर बधाई देना चाहूँगा और सरकार को भी बधाई देना चाहूँगा। देर सही पर दुरुस्त आए और उस वीर पुत्र को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। इनको पराक्रम दिवस कहने के लिए पीछे मैं जो सरकार की मानसिकता समझता हूँ वो ये है कि देखिए कि सुभाष चंद्र बोस का 1897 में जन्म होता है और उसके बाद में उनका पूरा जीवन काल उस जो अंग्रेज़ों के दौर में जिस प्रकार से उनकी गतिविधियाँ थी वो देश को आज़ाद कराने की तरफ उनकी कार्रवाई रही। और ये जो दिवस को पराक्रम दिवस का जो नाम दिया इसका ये है कि जिस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को ये बताया कि भारत के अंदर आप जो बदमाशी, जो गलत काम, जो दुराचार, जो भारत देश की इकोनॉमी को ड्रेन आउट कर रहे हो, नागरिकों के साथ अत्याचार कर रहे हो, उसको जो एक हमें नैरेटिव बताया गया कि नॉन वायलेंस या ये नाल खड़क ना ढाल दे दी आज़ादी टाइप नारे जो भारत में बताए जा रहे थे, उस अकेले से आज़ादी नहीं मिली। और शायद ये सरकार ने स्वीकार किया है, देश ने स्वीकार किया कि नहीं, पराक्रम भी उस इंडियन नेशनल आर्मी के योद्धाओं का था जिसके कारण अंग्रेजों को मजबूर होना पड़ा। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका की जीत होती है, पर वो इकोनॉमिकली इतना वीक हो गया था कि वो आगे उसके लिए चलना संभव नहीं था। और उस इंडियन नेशनल आर्मी का जो पराक्रम है उसको सम्मान देते हुए और जिस प्रकार से सुभाष बाबू को ये सम्मान से वंचित रखा गया था, एक बहुत बड़ा फैसला है सरकार का और देश का। इसके लिए सारे अभिनंदन और बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल कर्नल साहब, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि देश को आजाद कराने के अंदर इस वीर की बहुत अहम भूमिका रही थी जी, क्योंकि अगर यह वीर देश के नौजवानों के अंदर इतना जोश पैदा नहीं करता तो आखिर देश आजाद भी नहीं हो पाता। और इनको पराक्रम दिवस के रूप में इनका जन्मदिन मनाना एक सरकार का बहुत ही अच्छा डिसीजन है एक तरह से। जी, मैं यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, देखिए कि ये जितने वर्षों से, मैं सुभाष बाबू की थोड़ी चर्चा अगर आपसे करूँ तो देखिए बहुत एक वो विद्वान व्यक्ति थे, अच्छे परिवार से थे और वो ICS की नौकरी के 4th रैंक आने के बाद भी उन्होंने नौकरी ज्वाइन नहीं की और उन्हें फैसला किया, क्योंकि 1919 के आसपास ये हमारा जलियांवाला बाग का कांड होता है और उससे बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, अंग्रेजों के खिलाफ मुझे इनको देश से बाहर निकालने में लड़ाई लड़नी है। और समय के साथ उस दौर में जो, क्योंकि वो खंडित भारत के पहले जो कांग्रेस पार्टी थी वही एकमात्र हमारा चेहरा था आंदोलन का, और उसके अंदर वो कूद पड़े और इस हद तक उनका जुनून और युवाओं में वो इतने पॉपुलर हुए कि उनको वहाँ का यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट राष्ट्रीय बनाया गया और बंगाल की जो उनकी टीम थी उसका उनको अध्यक्ष बनाया गया। उसके साथ साथ वो एक विद्वान व्यक्ति थे, वो उनकी न्यूज़पेपर और उसके भी वो चलाते थे, उसका भी ज्ञान रखते थे। और साथ साथ में देखिए जैसे ही समय आया और उनको युवाओं में इतने पॉपुलर हो गए थे कि जो दूसरे नेता उस समय के थे, मोहनदास देख लो या जवाहरलाल नेहरू देख लो या कोई भी देख लो, क्योंकि जब 1937 के अंदर जब वहाँ कांग्रेस के चुनाव होते हैं तो वो वहाँ विजयी होते हैं और 1938 में, और 1939 में जब वापस से चुनाव की बारी, जब दूसरी बार वो चुनाव लड़ते हैं, तो मैं नागरिकों को बताना चाहूँगा कि जिन्होंने रोज इतिहास के पन्ने नहीं पढ़े हैं तो क्या होता है कि उस समय मोहनदास जी एक सबसे बड़े नेतृत्व माना जाता था उनका और नेहरू उनके साथी माने जाते थे। उन्होंने इनका विरोध किया कि सुभाष बाबू आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर उन्होंने कहा मेरा हक है। उन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते कांग्रेस के प्रेसिडेंट के, आप देखिए। लेकिन क्योंकि उस समय उन्होंने 38 के अंदर एक चीज कही थी
कि देखिए अंग्रेज बिना हमारे को आर्मी या बिना हमारी ताकत के ये देश नहीं छोड़ने वाले, ये बदमाश लोग हैं, ये बड़े रणनीतिकार हैं, तो हमें हमारी सेना बनानी पड़ेगी। पर क्योंकि दूसरा जो पक्ष था वो लोग अपने उनके विचार रहे होंगे, और 39 में जब सुभाष बाबू की विजय हो गई, कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट बने, तो एक तरह हाहाकार मच गया। पर उन्होंने देखा कि क्योंकि इनके साथ रहते हुए मुझे कभी सेना बनाने का मौका नहीं मिलेगा, और उन्होंने इस्तीफा देते हुए और अपनी एक दूसरी राह पकड़ ली, जिसके अंदर वो अफगानिस्तान के जरिए जर्मनी में जाते हैं, क्योंकि 39 में दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है और दुनिया दो धड़ों में बढ़ जाती है। यूके, अमेरिका, चीन, ये एक पक्ष में होते हैं, और दूसरा जैसे रशिया, जापान, ये एक तरफ होते हैं। तो पहले सुभाष बाबू अफगानिस्तान होते हुए जाते हैं जर्मनी के अंदर, और क्योंकि वो एक इंटरनेशनल छवि के आदमी थे, उनको दुनिया भर में लोग परिचित थे। वो हिटलर से भी मिले, पर उन्हें लगा कि हिटलर इनका ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, तो वहां से निकल करके ये इतिहास में पहली गवाह जहां एक सिविलियन व्यक्ति को दो देशों की पनडुब्बियां एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं, और वहां जाने के बाद जिस प्रकार से उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, और वियतनाम के अंदर उनकी, जैसे बताते हैं बाद में, किस संदिग्ध हालात में मौत हुई, पर वो अपार्ट उससे पहले 1941 के बाद जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका निभाई, इंडियन नेशनल आर्मी को खड़ा किया, महिला विंग खड़ा की, और उसकी 3 ब्रिगेड्स उन्होंने खड़ी की, और उसके बाद जाकर के भारत की पहली सरकार को उन्होंने बनाया, जिसको दुनिया के 11 राज्यों ने, अंतरराष्ट्रीय कंट्रीज ने उसको मान्यता प्राप्त की, और इनकी खुद की करेंसी थी, उनकी खुद की सेना थी। और ये लेकिन कर्नल साहब, मैं आपको इसमें रोकना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं कि ये सब बातें हैं 1900 दशक की। जी बिल्कुल, 1938, 1900। मैं इसलिए बता रहा था कि देश को पता होना चाहिए कि ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिनको दुनिया के अंदर मान्यता प्राप्त थी, और उसके बाद इनका जो विरोध देश को तोड़ने वाली ताकतों से था, उन्होंने इनको दूर किया, इनको हरवाने में अंग्रेजों के साथ मिलकर साजिश रची, जबकि इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अपना झंडा फहरा दिया था। सरकार बन गई थी, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये आके रह गए थे, क्योंकि हार हो जाती है, उसके बाद अंग्रेजों ने वापस कब्जा किया। ये इतिहास था, मैंने कहा देश के नागरिकों को पता होना चाहिए। सही कह रहे हैं, लेकिन अभी 21वीं सदी चल रही है, और 21वीं सदी के अंदर जो नौजवान हैं, नौजवानों को आखिरकार ये पराक्रम का मतलब नहीं पता। जी, मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि देखिए जो पराक्रम इन्होंने किया, जब क्लेमेंट एटली, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब चुनाव होते हैं, और जो ये दूसरी सरकार क्लेमेंट एटली साहब की जीतती है, जो कांग्रेस के पक्ष की थी, जो हमारी भारत की कांग्रेस थी, इनके विचार मिलते थे। तो इन्होंने क्या किया कि जब इंडियन नेशनल आर्मी की हार हो जाती है 1945 में, और हमारे जो कैदी पकड़ करके दिल्ली में लाए गए, उन्होंने क्या कहा कि अब जो इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष के जो लोग कहते थे हम अंग्रेजों को हराएंगे, उनको लाकर के उनकी ट्रायल शुरू की रेड फोर्ट के अंदर। और जब इन्होंने ट्रायल शुरू की तो हमारी सेना ने म्यूटनी कर दी साहब, जिसके कारण अंग्रेज हताशाए हो गए, छोड़ने पे मजबूर हुए। नेवी की म्यूटनी हुई, सेना में म्यूटनी हुई, और इसका क्लेमेंट एटली साहब ने जब भारत के विजिट पे आते हैं बंगाल के गवर्नर साहब को, उन्होंने बताते हैं, किताब में इनका लेख आता है जहां पर पूछते हैं कि साहब आखिर आप भारत से गए क्यों, क्योंकि जितने भी आंदोलन भारत में हुए कोई प्रकार के वो कभी पूरे नहीं हुए। तो उन्होंने कहा एक ही कारण था, सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी के कारण जिस प्रकार से उनमें डर पैदा हुआ, म्यूटनी हुई। क्योंकि आप देखिए ये अंग्रेज देश के ऊपर राज उन्होंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक थे वो उनका साथ देते थे। अब साथ छोड़ दिया क्योंकि उसमें युवा जाग गया था, युवा ने फैसला कर दिया था। आज जो आपने बताया, आज भी युवाओं की ताकत देश में ऐसी, हमारा सबसे युवा देश माना जाता है। आप देखिए जो बदलते भारत की जो आजकल दुनिया भर में चर्चा हो रही है, 2014 के बाद जिस प्रकार के देश के नागरिकों ने जिस सरकार को बैठाया है, जो 370 हटाती है, बड़े बड़े मुद्दे करती है, चीन को जवाब देती है, पाकिस्तान को ठोकती है, बांग्लादेश में सर्जिकल स्ट्राइक करती है, और तो और जिस प्रकार से वो बदलाव ला रहे हैं, तो युवा उनके साथ है। युवाओं के ये प्रेरणा स्रोत है साहब, ये आज भी है, और इसीलिए सरकार को मजबूर होना पड़ा पराक्रम दिवस घोषित करने के लिए, क्योंकि युवाओं की भावना है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, सरकार को घोषित करना पड़ा ये पराक्रम दिवस। बिल्कुल, लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अभी 26 जनवरी आ रही है, और 26 जनवरी को संविधान लिखा गया था। बिल्कुल, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है,
और किसान आंदोलन 26 तारीख को ही ट्रैक्टर रैली भी निकालने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 26 तारीख को निकालना बिल्कुल सही है? देखिए सबसे पहले आपने कहा कि मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, आपने कहा कि किसान आंदोलन। देखिए साहब, किसान हो या कोई भी व्यक्ति हो, पीड़ित हो देश में, उसको संविधान हक देता है रैली करने की, जो अपना विचार रखने का, वो एक बात है। दूसरी बात, जो आजकल मैं चर्चा सुन रहा हूं, जो ये आंदोलन, मेरे को लगता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय में सब लोग दोषी है, क्योंकि नाम किसान का लेते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, किसान आंदोलन, भारत का किसान न्यायप्रिय किसान है। भारत का किसान और जवान का एक रोटी बेटी, एक तरह इनका एक रिश्ता है। इनके बच्चे ही जवानों का काम करते हैं। और आज जो 26 जनवरी की जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि मैं बाकी चीजों में नहीं जाता हूं, किस तरह के नारे लगे हैं, क्या लोग हैं, सरकार का क्या पक्ष है, वो देखिए राजनीतिक है। पर 26 जनवरी के दिन जो सरकार ने इनसे गुहार लगाई है कि देखिए 26 जनवरी वो दिन होता है जिस दिन पूरे वर्ष के अंदर सेना के जो पराक्रम दिखाते हैं सैनिक और देश के और भी नागरिक, उनको सम्मानित करने का यह दिन होता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, इस दिन भारत देश की ताकत दुनिया को हम परेड के माध्यम से दिखाते हैं। तो जो लोग किसान का नाम लेकर के जो कह रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं 26 जनवरी का, मैं उनको किसान नहीं मानता हूं, नंबर एक। नंबर दो, अगर उसके अंदर किसान बैठे भी हैं तो मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं गड़बड़ है। और अगर वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं, उनको मंथन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और तो और देखिए, इस लड़ाई के बीच में सुप्रीम कोर्ट आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायतें दी हैं, पुलिस को डायरेक्शन दे दी है। तो मैं मानता हूं सरकार को भी सख्ती बतानी पड़ेगी कि किसान की मांग एक अलग मुद्दा है, 26 जनवरी राष्ट्र के सम्मान का सवाल है, दुनिया भर में हमारी इज्जत का सवाल है। सैनिक जो अपना जीवन का बलिदान दे रहे हैं, आए दिन चीन के बॉर्डर पे पिछली बार 16 जून को गलवान में बलवानों ने जिस प्रकार से अपना जीवन का बलिदान दिया, उनके परिवार को आज सम्मान देने का काम है। तो मैं नहीं मानता कि इस तरह की जो कार्रवाई है देर सवेर ये हट जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जैसे मुझे पता लगा है कि जो ज्यादातर किसान तो वहां से हट चुके हैं और ये बीच में पॉलिटिसाइज जो हो रहा है। और तो और एक बड़ी खतरनाक न्यूज देखने को मिली, जहां कल ही रात को मैं सुन रहा था कि इंटरनेशनल ताकतें, हमारे यहां पर कुछ आदमी पकड़े गए हैं जो वैसे भी, देखिए साहब, 15 अगस्त और 26 जनवरी में पिछले 30 वर्ष से देख रहा हूं, पाकिस्तान हो या चीन हो या कोई दुश्मन देश हो या उग्रवाद हो या कोई आतंकवाद हो, वो हमारे इनमें विघन डालने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हमारी सिक्योरिटी चार चौकंद होती है। किसान कहते हैं मैं आंदोलन करना है, करते रहो भाई, इन 2 दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी करूंगा कि देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो आपके पास कानून है, कानून का इस्तेमाल करें, आप अपनी रणनीति इस्तेमाल करें। पर 26 जनवरी के अंदर किसी प्रकार का विघन देश स्वीकार नहीं करेगा, युवा स्वीकार नहीं करेगा, सैनिक स्वीकार नहीं करेंगे। बाकी आपकी राजनीति की लड़ाई चलती रहे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये किसान आंदोलन के अंदर जो जितनी भीड़ देखने को मिली है, इस भीड़ के अंदर कई किसान तो हैं और कई ऐसे भी हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। बिल्कुल इसके अंदर राजनीति भी खेली जा रही है। तो कभी कोई और आकर के इसको पॉलिटिक्स का नया रूप दे करके जाता है। मैं आपको एक चीज बता दूं देश को साहब, देखिए, जैसे मैंने बताया 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो या बड़े पर्व हो देश के, वहां पर हमारे दुश्मन सदियों से प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से उसमें विघन डाला जाए और हमारे देश की छवि खराब की जाए। मैं ये मानता हूं आज भी यही हो रहा है। क्यों? देखिए, शुरू में किसानों की मांग थी एमएसपी, सरकार ने मान ली। उसके बाद उन्होंने कहा जो आपकी समस्याएं हम उसमें सुधार करेंगे। अब जब सरकार मान ली तो अब एक नैरेटिव चला है कि आप इस बिल को वापस लो, हम घर वापसी करेंगे। भैया, ऐसे लोगों को मैं बता दूं, घर तो आपको वापस होना ही पड़ेगा, वरना सरकार के पास पूरे हथियार हैं। और देखिए साहब, इसके अंदर जिस प्रकार के नारे लगे थे, इंदिरा को ठोका, मोदी को ठोकेंगे, मोदी हाय 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 मोदी, सर्जिल इमाम जैसे के पोस्टर लगते हैं, कहते हैं इसको जेल से निकालो। भिंडर वाले जिसने हमारे खालिस्तान के नाम पर देश के अंदर हमारी इतनी हत्याएं करवाई हैं, उस आदमी के पोस्टर लगाते हैं। चाहिए वो एक हो। और दूसरी बात, देखिए, आंदोलन में जिस प्रकार से पैसे की खबरें आ रही हैं, दिख तो मुझे भी रहा है, इतना बड़ा आंदोलन, बिना पैसे कहां से आ रहे हैं? तो जैसा संकेत मिल रहे हैं कि इसके अंदर फॉरेन पावर्स इन्वॉल्व हैं, सरकार को, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इसके अंदर, मैं आई एम श्योर दे आर एक्टिव, वो बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं। पर इस तरह की कार्रवाई मैं नहीं मानता हूं। किसान देश का कभी भी ऐसा नहीं कर सकता।
क्योंकि अब अगर ऐसे लोगों को सरकार सख्ती से पेश नहीं आएगी, बिल है आपने, मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट ने भी आगाह किया कि देखिए ये सरकार बात मान रही है, उसने कुछ होल्ड लगाया कुछ समय के लिए, 1.5 साल का बिल, हाँ, कि 1.5 उस समय तक सरकार बात करेगी और नहीं होगी तो चर्चा होगी। तो मैं मानता हूं एक बहुत अच्छी बात है, और किसान तो मुझे लग रहा है साहब घर आज कल चला जाएगा, और जो बदमाश बच जाएंगे सरकार को छूट है साहब, ऐसी क्या बात है। कोई देश में हमारा कानून है, संविधान है, 26 जनवरी है, जब हम उसकी शपथ लेते हैं कि भाई ये कानून के दायरे में रह करके, मेरा इंडिविजुअल राय पूछो तो साहब जो लोग कहते हैं देश आजाद हुआ, मैं तो नहीं मानता हूं। हमारे देश के टुकड़े किए थे उन देश के गद्दारों ने, उन अंग्रेजों ने, उन दरिंदों ने, और भारत मां के टुकड़े करते करते हमें तो छोटा कर दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि संविधान को नहीं मानना चाहिए। आज संविधान के दायरे में रह करके हमको हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट है साहब, कानून का रास्ता है और सबको इसका मानना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही साथ अब बात करें अगर हम 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को किसान की ट्रैक्टर रैली भी है, और आखिर इस ट्रैक्टर रैली के रहते रहते कैसे इस संविधान दिवस को मनाया जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इस खास मुलाकात के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार।